हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार के लिए जो सेशन चल रहा था बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन का, इसमें हम पहुंच चुके हैं गांधी जी के अभ्युदय के बारे में। ठीक है बच्चों, अब जो है भारतीय इतिहास में गांधी जी का एंट्री होता है और इसके बाद से पूरे के पूरे आंदोलन का जो है एक प्रक्रिया कह सकते हैं, एक नीति कह सकते हैं, पूरा बदलने वाला है बच्चों। ठीक है ना। तो थोड़ा सा गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप जो है कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, गांधी जी से क्वेश्चन वहाँ पे मिलने ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है, गांधी जी जब भारत आते हैं या उससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं आज का टॉपिक बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रारंभिक जीवन एवं दक्षिण अफ्रीका में इनके संघर्ष के बारे में बच्चों। ठीक है ना। सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही रटाया जाता है कि गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मैंने वहाँ लिख भी दिया है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये पोरबंदर काठियावाड़ प्रदेश में पड़ता था बच्चों। और इनके पिता काठियावाड़ प्रदेश के ही दीवान हुआ करते थे। बाकी सभी लोग जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है बच्चों। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बैरिस्टर इन्होंने इंग्लैंड से पास किया था। इन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो है, ब्रिटेन के अंदर जो है, इन्होंने बैरिस्टर किया था। बैरिस्टर बच्चों एक वकालत की डिग्री होती है। ठीक है ना। बैरिस्टर पास करने के बाद गुजरात के दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए बच्चों ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो ठीक है, केस तो लड़ने के लिए गांधी जी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो यहाँ से मजदूर गए थे वहाँ पे बगान मालिकों के काम करने के लिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता है। वहाँ गोरे काले के बीच जो है बच्चों विभेद होता है, लोगों के प्रति बहुत सारा भेदभाव है। लोगों को 9 बजे रात्रि के बाद, जो कि यहाँ से गए हुए थे या फिर किसी अन्य जगहों से, अंग्रेज़ों के द्वारा उन लोगों को जो है 9 बजे के बाद बाहर निकलना मना था रात को। फिर दूसरी चीज़, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया कि ऐसे सारे विवाह जो ईसाई धर्म के या ईसाई कानून से नहीं हुए हैं, वे सारे अवैध माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी महिलाओं का सीधे सीधे वो अपमान कर रहे थे। तो गांधी जी ये तो सह नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे ये एक और समस्या पैदा हुई कि जितने भी गैर ब्रिटिशर्स हैं, उनको अपने साथ एक अंगूठे लगा प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। इससे क्या हुआ, ये भी एक जो है भेदभाव की नीति आई। तो यहाँ पे जो है गांधी जी ने इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए वहाँ पे एक अहिंसक आंदोलन स्टार्ट कर दिया बच्चों। ठीक है ना। तो इस क्रम में हम देखेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे कि केस लड़ने तो गए थे ज़रूर वहाँ पे दादा अब्दुल्ला का। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, एक बात और समझिएगा आप, कि दक्षिण अफ्रीका में नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। यानी इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए बेटा क्या करते हैं, नेटल भारतीय कांग्रेस को, लोगों को इन्होंने क्या किया कि इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को जागरूक करना प्रारंभ कर दिया। लोगों से कहा कि हमें अहिंसक तरीके से जो है वहाँ पे आंदोलन स्टार्ट करना है बच्चों। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, वहीं पे इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। याद रखिएगा गांधी जी के बारे में, उस समय के कह सकते हैं कि जो जिस समय गांधी जी की बात हम कर रहे हैं, उस समय भारतीयों में अगर ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। ठीक है। अगर जो लोग आज के डेट में इनको गाली देते हैं ना, वो कभी इतिहास पढ़े ही नहीं, कभी गांधी के बारे में जाने ही नहीं बच्चों। ठीक है ना। एक दूरदर्शी सोच ले करके ये आगे बढ़े थे, और कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर जो एक उत्साह पैदा किया, भारतीयों को संघर्ष करने के तरीके जो बताए इन्होंने, उन तरीकों को अपनाने के बाद ही हमें जो है आज आज़ादी मिली। ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे तो वही इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी इन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया। और अहिंसक प्रतिरोध सभा, याद रखिएगा, अहिंसक प्रतिरोध सभा का गठन भी वहीं पे किया था। याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी स्टार्ट की थी। अहिंसक प्रतिरोध सभा भी वहीं गठन किया था इसका भी। और दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी इन्होंने। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना क्यों की थी, क्या ज़रूरत था, ये संस्था है क्या। ये एक ऐसा फॉर्म था बच्चों, क्योंकि जब कोई भी जनता जो है किसी आंदोलन में कूदती है तो वो बेरोजगार हो जाती है।
बेरोज़गार होने के साथ साथ बच्चों उसके खाने पीने का भी दिक्कत पैदा हो जाता है। फिर आप देखेंगे वो आसानी से अपने परिवार का जो है आजीविका भी नहीं चला पाता है बच्चों। और इस कंडीशन में क्या होता है कि वो आंदोलन से दूर होने लगता है। तो गांधी जी ने उन सारी चीज़ों के लिए, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए इस टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। और आप विश्वास मानिए कि भारत से भी बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म के अंदर पैसे जमा कराए, जिससे कि वे सारे जो भी आंदोलनकारी थे उन सबको जो है एक कह सकते हैं कि आप वहाँ पे मदद मिल सके। ठीक है बच्चों। तो गांधी जी जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं, फिर वहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है सारा चीज़। ठीक है। अब ये चलते हैं भारत की ओर। ठीक है। इनका काम तो अब समाप्त हो गया था। वहाँ पे ये 1914 तक रहते हैं। और जनवरी आप देखेंगे जब भारत में इनकी वापसी होती है तो 9 जनवरी 1915 के दिन भारत की धरती पे इनका कदम पड़ता है। ठीक है बच्चों। भारत की धरती पे जिस दिन इनका कदम पड़ता है 9 जनवरी को, उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है बच्चों। ठीक है ना। आज भी आपके एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रत्येक 9 जनवरी को। ठीक है ना। क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जो है 1915 में भारत आए थे। अब आने के बाद महात्मा गांधी के दिमाग में था कि देखो भाई, मैं तो 1 आध 2 साल जो है कुछ भी यहाँ पे किसी भी आंदोलन में या किसी संगठन को मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मुझे भारतीयों के बारे में जानना है। ठीक है ना। एक अनुभव वो लेकर के आ चुके थे। उनको लगा था कि हाँ, जब यहाँ के ही भारतीय दक्षिण अफ्रीका में जा कर के एक अहिंसक प्रतिरोध सभा में वो भाग ले सकते हैं, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़े हो सकते हैं अहिंसक तरीके से, तो यहाँ के भी भारतीय खड़े हो सकते हैं और यहाँ के भी भारतीयों को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जा सकता है बच्चों। ठीक है ना। तो ये 2 साल कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और फाइनली इनकी जो पहली प्रतिक्रिया आती है वो चंपारण आंदोलन से आती है। जब राजकुमार शुक्ल ने, बच्चों याद रखिएगा, जब राजकुमार शुक्ल ने, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, आप नाम नोट करते जाइएगा, जो चीज़ छूट रहा है वो चीज़ आप नोट करते चलिएगा। राजकुमार शुक्ल ने जो है बच्चों इनको बुलाया था। ठीक है ना। कहीं कहीं रामचंद्र भी लिखा है लेकिन राजकुमार शुक्ल होता है बच्चों। ठीक है ना। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बुलाया था चंपारण बच्चों। चंपारण क्यों बुलाया गांधी जी को? इसलिए बुलाया क्योंकि किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था गोरे बागान मालिकों के द्वारा। ठीक है बच्चों। गोरे बागान मालिकों के लिए इनको नील की खेती करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य था। और अनिवार्यता का मतलब ये भी था बच्चों कि अगर ये नहीं करते थे तो इनकी संपत्तियां जब्त कर लेते थे, इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ कहा देखिए, जो भी गोरे बागान के मालिक हैं वो कहते देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास 20 मंडा खेत है, तुमको 3 मंडा पे जो है नील की खेती हमारे लिए करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और नील जो है आप देखेंगे कि हमारे यहाँ की जो भारतीय नील है वो इतना अच्छा हुआ करता था बच्चों कि ब्रिटेन के पूरे बाज़ार पे छाया हुआ था। वो बाद में जब धीरे धीरे इसका एक विकल्प पैदा हो जाता तो यहाँ पे नील की खेती बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ पे बेटा एक बहुत बड़े मात्रा पे भारतीय नील जो है वो छाया हुआ था पूरे ब्रिटेन के बाज़ार में। क्योंकि भारतीय नील की जो कलर था बच्चों वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुनहरा हुआ करता था। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 3/20वें हिस्से पर किसान को नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था बच्चों, पहली चीज़ है। और इस व्यवस्था को 3/20वें व्यवस्था को बच्चा 3 काठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। 3 काठिया पद्धति का मतलब ये होता था कि 20 में 3 हिस्से पे आपको जो है क्या करना है, खेती करना है नील की। अगर आपके पास 20 बीघा है तो 3 बीघे पे खेती करना है, 20 मंडा है तो 3 मंडे पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य है और ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ों से किसान तो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, किसानों की त्वचाएं खराब हो जाती थी बच्चों। दूसरी चीज़, उनके खेतों का उर्वरक शक्ति जो है वो ख़त्म होने लगता था। इन सारी समस्याओं को लेकर के वो उलझे थे। अगर वो खेती कर भी देते थे तो औने पौने दाम पे जो है वो अंग्रेज इनसे ख़रीदते थे। और ख़रीदने के अलावा जो बच्चों इतने कम दाम पे ख़रीदते थे वो बेचारे फिर से कर्ज के बोझ पे तल जाते थे। ठीक है ना। अब ये सारी समस्याएं उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है और इस वजह से राजकुमार शुक्ल ने बच्चों यहाँ पे गांधी जी को आग्रह करते हैं कि आप आइए और इनके बारे में भी सोचिए कुछ। ठीक है ना। तो फाइनली गांधी जी ने पहली बार अपना पहला आंदोलन स्टार्ट करते हैं 1917 ईस्वी के अंदर भारत में, चंपारण आंदोलन बिहार में बच्चों। ठीक है ना। बिहार के चंपारण में ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं कुछ लोगों के साथ, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज बिहारी किशोर, शंभू नारायण, मजहर उल हक, जेबी कृपलानी और नरिहर पारिक आदि लोगों के साथ जो है ये वहाँ पे चंपारण में पहुँचते हैं।
और चंपारण में बच्चों पहुंचने के बाद जैसे ही अंग्रेज वहाँ के ब्रिटिश सरकार को पता चलता है, जो कि स्थानीय प्रशासन थे वहाँ के, उनको पता चलता है तो तुरंत गांधी जी को वहाँ पे रोक लिया जाता है, वापस जाने का निर्देश दिया जाता है कि आप वापस जाइए तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गांधी जी तो थे अहिंसक आंदोलन और अहिंसक क्रांतिकारी थे ये, और ये वहीं पे बैठ जाते हैं बच्चों, कहते हैं कि बेटा जब तक तुम जाने नहीं दोगे तब तक मैं जाऊँगा नहीं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब उन्होंने देखा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है, ब्रिटिश प्रशासन देखती है कि अब ये नहीं जाएंगे, तो इनको जाने के लिए जो है वहाँ पे आज्ञा दे दी जाती है कि जाइए आप चंपारण घूम करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये चंपारण जाते हैं, लोगों की स्थिति को देखते हैं, तो फिर सरकार से आग्रह करते हैं और सरकार भी इनकी बातें मानती है और वहाँ पे जो है एक समिति की स्थापना करती है, समिति का गठन करती है, और उस समिति का मतलब सदस्य भी गांधी जी को बनाया जाता है। और सदस्य देखती है कि हाँ, जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, किसानों के साथ जातियाँ हैं, और जैसे ही ये सारी चीज़ें समिति को पता चलती है, वो समिति यहाँ पे 3 काठिया पद्धति पे रोक लगा देती है और किसानों को 25% उनको जो है बोनस देने का भी वहाँ पे बागान मालिकों को कहती है। तो बागान मालिक जो है 25% किसानों को बोनस भी देते हैं, जो कि औने पौने दाम पे खरीद के उनको लूटा था बच्चों। ठीक है ना। तो 2 चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे पहला सत्याग्रह जो है इनका सफलतापूर्वक होता है, और इस सत्याग्रह को, चंपारण सत्याग्रह को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है एक व्यापक तौर पे नमक आंदोलन से स्टार्ट किया था इन्होंने। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा है, तो यही चंपारण सत्याग्रह है 1917 में बच्चों। ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला इनका जो मिशन था बच्चों, वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल बच्चों। ठीक है। यहाँ पे जो मिल के मालिक थे या फिर जो कह सकते हैं कि मज़दूर थे, वो प्लेग बोनस के लिए जो है झगड़ा यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि गुजरात के अंदर बच्चों प्लेग बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया था। और आप देखेंगे कि उसी प्लेग में जो है बच्चों यहाँ पे जो वल्लभ भाई पटेल थे, वे रुक करके बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, इसलिए वहाँ की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि भी दी थी, आप यह भी याद रखिएगा। तो इस प्लेग बोनस के लिए पूरे के पूरे लिए क्या होता था कि मिल मालिकों और मज़दूरों के बीच झगड़ा चल रहा था, क्योंकि मिल मालिक कह रहे देखो प्लेग बोनस तो देंगे ज़रूर तुमको, लेकिन 20% देंगे। मज़दूर कह रहे थे नहीं 20% तो बेटा नहीं चाहिए हमको, इतना खटाते हो, कम से कम 50% चाहिए। अब ये झगड़ा जो है आगे बढ़ता गया और मज़दूरों ने हड़ताल कर दी वहाँ पे। फिर गांधी जी को बुलाया गया। ठीक है। जैसे गब्बर इज़ बैक तो गांधी जी इज़ बैक। ठीक है ना। तो गांधी जी बच्चों पहुँच जाते हैं आपके अहमदाबाद मिल हड़ताल के अंदर, और पहुंचने के बाद देखिए याद रखिएगा इनके साथ अनसुईया बेन भी आती हैं, इनके सहयोगी, सक्रिय सहयोगी के रूप में। और आप देखेंगे गांधी जी ने कहा देखो बागान मालिकों की बात नहीं होगी, क्योंकि बागान मालिक बहुत कम दे रहे हैं और मजदूर तुम ससुर बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। ठीक है ना। तो इतना भी तुमको नहीं चाहिए। ठीक है। तो तुमको चाहिए कितना, तो 35%। ठीक है बच्चों। और 35% के लिए तो फिर भी ये लोग कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो 35% नहीं देंगे, हम 20% देंगे। फिर मजदूर बेचारे मान गए कि चलिए गांधी जी की बात मानते हैं, लेकिन मिल मालिकों ने उनकी बात नहीं मानी। इस वजह से वापस एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और यहाँ पे जब पूरी चर्चाएं चली तो देखा गया कि हाँ ये 20% बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए 35% जो है मिल मालिकों को देना पड़ेगा। और मिल मालिकों ने 35% जो है वो मज़दूरों को दिया, और वापस से वहाँ पे ये आंदोलन समाप्त होता है। तो आप देखेंगे कि दूसरा एक जो है कह सकते हैं सक्सेसफुल आंदोलन होता है गांधी जी का, और सक्सेस हो जाने के बाद जो है लोगों के मन में इनके प्रति एक उत्साह भी होता है कि गांधी जी ने बैक टू बैक जो है 2 हमें जीत दिला दी। अब तीसरा आंदोलन भी 1918 में ही हो जाता है खेड़ा के अंदर बच्चों। ठीक है ना। याद रखें गुजरात के खेड़ा में फसल बर्बाद हो जाती है, और राजस्व संहिता की माने बच्चों तो राजस्व संहिता के अंदर जो था कि अगर 1/4 फसल बर्बाद हो जाती है तो किसी को भी वहाँ पे लगान या मालगुजारी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से फसल बर्बाद होने के बावजूद जो है बच्चों वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा मालगुजारी माफ़ नहीं किया गया, बल्कि धड़ल्ले से वसूला गया, और जिन किसानों ने मालगुजारी नहीं दी उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। अब इन सारी चीज़ों से व्यथित होकर के गांधी जी को फिर से यहाँ पे आग्रह किया जाता है। गांधी जी बेचारे फिर से वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ से पहले से ही 2 लोग क्या थे बेटा सक्रिय आंदोलन में भाग ले रहे थे। एक थे वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों। और हमारे
उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना। और इंदुलाल याज्ञिक बच्चों, ठीक है, ये 2 लोग जो है एक सक्रिय योगदान उस आंदोलन में दे रहे थे। और यहीं गांधी जी को पहली बार जो है वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात होता, ये अधिवक्ता भी थे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, ये अधिवक्ता भी थे और हमारे भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो जब गांधी जी पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं भाई ये तो गलत है, क्योंकि लगान तो आप लोग माफ़ करना ही पड़ेगा जब किसानों का खेती बर्बाद हो गया है। तो गांधी जी ने कहा देखो जो दे सकते हैं लगान वो तो दे दें, जो देने कंडीशन में, जो नहीं दे सकते वो नहीं देंगे, ठीक है ना। नहीं देने का मतलब आप क्या समझे यहाँ पे, ये जो है आप देखिएगा, ये तो पहला भूख हड़ताल था, देखेंगे अहमदाबाद जो हड़ताल था बच्चों, पहला भूख हड़ताल था, लेकिन ये पहला असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना। क्या था, प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम असहयोग आंदोलन बच्चों, ठीक है ना, आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगर आपसे कोई पूछे पहला असहयोग आंदोलन कौन सा था, तो वो था खेड़ा आंदोलन बच्चों, ठीक है ना। खेड़ा आंदोलन जो था बच्चों वो पहला असहयोग आंदोलन, मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका कर नहीं देंगे। अगर आपसे पूछे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, तो वो था चंपारण आंदोलन। पूछे पहला भूख हड़ताल गांधी जी का कौन था, तो वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल बच्चों, वहाँ पे गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम थे आपके खेड़ा में, तो ये प्रथम असहयोग आंदोलन था। गांधी जी ने कहा कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है, कोई मालगुजारी देने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ा वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ठीक है, सही बात बोल रहे हैं गांधी जी, चलिए कोई बात नहीं है, आपकी ही बात मानते हैं, और वहाँ पे कर को जो है माफ़ कर दिया गया। कर को जो है माफ़ करने के अलावा जो भी संपत्ति जब्त की गई थी वो सारी संपत्ति उनको लौटा दी जाती है बच्चों, ठीक है ना, सारी संपत्ति जो है लौटा दी जाती है। अब देखेंगे कि इन तीनों आंदोलनों से जो है गांधी जी को, या फिर कह सकते हैं कि भारत की जनता पे क्या प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी को जो है कुछ चीज़ें तो समझ में आ चुकी थी इन 3 सफल आंदोलनों के बाद। पहला चीज़ था कि तीनों आंदोलनों से उनको सत्याग्रह आजमाने का अवसर मिला, कि जो उनका सत्याग्रह का एक फार्मूला था, जो कंसेप्ट था, उसे भारतीय परिदृश्य पे आजमाने का जो है एक अवसर प्रदान किया इन तीनों आंदोलनों ने बच्चों, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जनता के करीब समस्याओं को भी समझने का, क्योंकि भारतीय जनता के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं, वो इन समस्याओं से किस प्रकार से व्यथित हैं, इनको भी जानने का अवसर प्रदान होता है इन तीनों आंदोलनों के द्वारा। फिर गांधी जी ने जनता की ताकत और कमजोरियों का भी इससे पता लग गया कि जनता जो है किस मामले पे, किस मोर्चे पे ज़्यादा ताकतवर है, किस मामले पे जनता जो है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों परिदृश्य से, इन तीनों आंदोलनों से भारत में जो है गांधी जी का एक व्यापक जो है सक्रिय आंदोलनों का एक प्रादुर्भाव होता है। तो आज के लिए बच्चों जो है हम इतना ही रहने देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।